नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो उत्तराखंड की जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, ठीक है, तो उसमें आज भाग 4 लेके आए हैं दोस्तों। और भाग 4 में हम देखेंगे तो उत्तराखंड के जो हमने पहले आपको कराया था परिचय, तो स्टार्टिंग से आज शुरू से करते हैं। और परिचय के जो उत्तराखंड का राज्य परिचय है जिसमें चिन्ह आते हैं, गीत आते हैं और जो आपके पशु आते हैं, जितने भी बेसिक जानकारी है वो आज पहली वीडियो में शुरू से करने वाले, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। और इस वीडियो में आपको जो प्रथम बार हमारे जो भी संरक्षण हुए हैं और हमारे पुष्प हैं, कस्तूरी मर्ग है, तो वो आपको बेसिक जानकारी में आज मिलने वाला है। और इससे पहले हम आगे को वीडियो को आगे बढ़ाएं तो उत्तराखंड के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वन लाइनर के हिसाब से, ठीक है, उत्तराखंड का संपूर्ण क्रमबद्ध इतिहास, उत्तराखंड की मंदिरों का विस्तृत विवरण, उत्तराखंड की जनपदों का विवरण, ठीक है, उत्तराखंड की जनजातियों का विवरण, उत्तराखंड का परिदृश्य और उत्तराखंड के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ आपको मिक्सअप मिलने वाला है इस यूट्यूब के माध्यम से। विद इन 15 डेज की ये वीडियो रहेगी, रोज़ ये वीडियो आया करेगी, ठीक है दोस्तों। अब से वीडियो डेली मिला करेगी आपको, ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। समय को देखते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो हमारा है वो सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है और इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, पूछा जाएगा। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, उसमें ऑप्शन 4 मिलेंगे आपको, 2002, 2003, 2001, 2000। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 2001, ठीक है। और उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है और किस वर्ष ये घोषित किया गया था, तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, ठीक है, ये 2011 में घोषित किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है, तितली का नाम है कॉमन पिकॉक, ठीक है, और इसे 2016 में घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो ढोल है, 2015 में ये घोषित किया गया था, ठीक है। उस समय सरकार थी हमारी त्रिवेंद्र रावत जी की, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत 2016 में किसके द्वारा लिखित किया गया था, ठीक है। तो ये हेमंत जो हमारे बिष्ट हैं उनके द्वारा लिखित है। और उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, या राज्य गीत है। उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ किसने दी है, जो वो श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ फैक्ट मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो राजकीय कार्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जो राजकीय चिन्ह हैं उनमें जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शासकीय बोलता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, शासकीय। जो शासकीय राज्य के शासकीय कार्यों में राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, राज्य चिन्हों में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत की चोटियां हैं, ठीक है, आपको दिख रही होंगी। जो आपका सिंबल बना है उत्तराखंड का, वहाँ पे लोगों पे आप जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस सिंबल को ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, राजकीय चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत की चोटियाँ को दर्शाया गया है एवं इनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। नीचे देखिए आप, यहाँ पर गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है। और बीच में जो अशोक की लाट को अंकित किया गया है, और बीच में जो अशोक के स्तंभ है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, चलिए, की लाट को अंकित किया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जी बिल्कुल लिखा गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से हमने लिया गया है, सत्य की हमेशा जीत, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों जी। चलिए, हमारा राज्य गीत कितने मिनट का है, ये 9 मिनट का हमारा गीत है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य गीत कब घोषित किया गया, ये 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, ठीक है। याद अगर आपसे पूछा जाएगी डेट तो 6 फरवरी 2016 को याद रखना है, ठीक है। और जो गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और राज्य गीत की चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही, और राज्य गीत की जो आवाज़ थी नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देखते हैं हमारे वाद्य यंत्र एवं ढोल,
ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है। वाद्य यंत्र मैंने आपको बता दिया है, हमारा ढोल है, ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, वाद्य यंत्र हमारा ढोल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चलिए राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ये बेसिक जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे वो सारे यहीं से क्लियर होंगे। और जो उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी की एग्ज़ाम कराने वाला है, वन डे एग्ज़ाम, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगी। और वीडियो आपके ध्यान में रख के बनाया जा रहा है परीक्षा वाणी और वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए दोस्तों, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, निम्न में से मस्क डियर किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको कस्तूरी मृग या हिरण मिलेगा। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोकास्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। कस्तूरी मृग के जंगलों में 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग मूल्यतः केदारनाथ की फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपको सिंबल में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कस्तूरी मृग भूरे रंग का और उसमें काले नीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, बाहर इनके निकले हुए नुकीले दांत और लगभग 20 इंच लंबा होता है ये। ठीक है, चलिए, कस्तूरी मृग की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति हमें मिलती हैं। कस्तूरी मृग गर्भधारण 6 माह में लेती है या 6 माह में होती है। ठीक है, कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कस्तूरी मृग केवल नर जो अपना कस्तूरी है वो हमेशा जो हमारा नर होगा, ठीक है, उसमें ही ये पाया जाता है। एक मृग से कितनी कस्तूरी एक वर्ष मतलब 3 वर्ष के अंतराल में निकलती है या पाई जाती है, तो 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी एक मृग से निकाला जाता है या निकाली जाती है। चलिए दोस्तों, औषधि उद्योग में कस्तूरी का उपयोग दमा, मिर्गी, हृदय और जो हृदय से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनकी दवाई इससे बनाई जाती है। दोस्तों, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, किस वर्ष की गई? 1972 में। और यहीं से एक क्वेश्चन आ गएगा, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो महरूड़ी कस्तूरी मृग की जो अनुसंधान की स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। आगे पूछा जाएगा, चमोली जिले के कांचुला खर्ग में, ठीक है, 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। किस वर्ष? 1982 में। ये आपको याद रखना है, आगे लिखा हुआ है। चलिए, तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। इसकी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछा जाएगा, तो 1972 में। और केदार वन्य जीव की 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान किस वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना पूछेगा तो 1977 में आपको बता देनी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग स्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग स्कॉट वन्य जीव में जो अभ्यारण्य है उसमें पाए जाते हैं, जो पिथौरागढ़ में स्थित है वर्तमान में। चलिए, चमोली जिले के कंचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए चमोली में, जो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको टप देखना है, कैसे बनाना है, ऐसे, कंचुला खर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 आपको याद रखना है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977 में की गई थी। ठीक है, और यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए, अगर यही पूछा जाए आपसे कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए, ठीक है, किस वर्ष केदार वन्यजीव की स्थापना की गई, तो 1972 आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको
इस तरह से क्या रिविज़न करा रहा हूँ या आपको इनको नोट करते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा फिर देख लेना एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है ना, हमारा उत्तराखंड पीसीएस लेवल क्या करता है, वो परीक्षा वाणी से क्वेश्चन उठाता है, उसको मॉडर्न बना देता है, मॉडर्न मतलब हाई बना देता है, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उससे लड़ना है और लड़ के उसको पार करना है और अपना सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे निकालोगे, 2 लाख बच्चे स्टूडेंट परीक्षा देंगे, उन 2 लाख में से आपको अपना अपना 100% देना है और अपना सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। चलिए, चमोली जिले के कांचुला खर्ग में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी 1982 में। चलिए, राज्य में 2005 तक 289 कस्तूरी मर्ग थे, ठीक है। 279, ठीक है, 279 मर्ग थे, ठीक है। चलिए, कस्तूरी मर्ग का मुख्य भोजन क्या था? केदार पाती, ठीक है। मुख्य भोजन क्या था? केदार पाती। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ब्रह्म कमल, ठीक है। राज्य का जो पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल राज्य के क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसे ब्रह्म कमल को एसिटेसी कुल का पौधा कहा जाता है। किस चीज़ का? एसिटेसी कुल का पौधा किसे कहा जाता है? ब्रह्म कमल को कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक क्या नाम है? सूरिया अबेबेलेटा, ठीक है। चलिए, ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति फैन कमल, कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये मिलता है, ठीक है। ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और राज्य में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। राज्य में ब्रह्म कमल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो मैंने कहा 210 पूरे विश्व में पाई जाती हैं और राज्य में 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पूछा जाएगा उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, तो आपको याद रखना है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। ब्रह्म कमल राज्य की फूलों की घाटी व पिंडर घाटी, हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुलतः मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं? केदार घाटी और पिंडर घाटी क्षेत्र में। माफ़ कीजिए, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कोल पदम भी होता है, ठीक है। स्थानीय नाम पूछेगा, ब्रह्म कमल का स्थानीय क्या नाम होता है? वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको कोल पदम देख लेना है, ठीक है। चलिए, ब्रह्म कमल खिलने का समय क्या होता है? किस माह में ये खिलते हैं? जुलाई से सितंबर माह के बीच में ये खिलते हैं। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। चलिए, ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो जो ब्रह्म कमल है उसके पौधे को पीसकर ये हड्डियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुरांस, ठीक है। अगर ब्रह्म कमल के बारे में और कुछ देखना है तो आपको नोट करना है, तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। चलिए, ये ब्रह्म कमल हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपका छूट गया है और आप और ज़्यादा इससे करना चाहते हैं तो मैं फैक्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा, आप नोट करते हुए चलना है। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? तो एसिटेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अल्बेबेटा, ठीक है। ब्रह्म कमल की प्रजाति फैन कमल, कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कोलपदम है। महाभारत के वन पर्व में, ये आपको नोट करना है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा जाता था, ठीक है। तथा नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं, ठीक है। ये आपको नोट करना है। महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, तो उसमें क्या कहा जाता था? ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा जाता था। और नेपाल में क्या कहा जाता है? टोप गोला, ठीक है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। कश्मीर में ब्रह्म कमल को
लतगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लल ग गलगल, ठीक है, माफ़ कीजिए, गलगल कहा जाता है। चलिए, नाम भी ऐसे ही। चलिए, ब्रह्मकमल राज्य की फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडर घाटी और हिमनद आदि क्षेत्रों में मूलतः मिलते हैं। ये हमने आपको करा दिया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मकमल माँ गंगा का प्रिय पुष्प है और नंदा मस्ती को तोड़े जाने का महत्व है, ठीक है। और जो ब्रह्मकमल है नंदा का प्रिय, जो हमारी माता है नंदा, उसके लिए पुष्प बहुत प्रिय है। ब्रह्मकमल हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। इसकी ब्रह्मकमल की जो विशेषता है वो थोड़ी आपको बता देता हूँ मैं। ये बैंगनी रंग का होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी वो होती है लेंथ। और ब्रह्मकमल फूलों खिलने का समय जुलाई से सितंबर मैंने आपको कराया है, बताया है अभी, ठीक है। और ब्रह्मकमल पौधे पर एक वर्ष केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डियों के उपचार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इतने मुझे लगता है इतने फैक्ट आपके लिए बहुत काफ़ी हैं, ठीक है। चलते हैं बुरांस। तो अपना जो वृक्ष है बुरांस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वन क्या होता है? बुरांस होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड राज्य का राज्य या राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वो बुरांस होगा। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडोड्रोन अबे अर्बोरियम, ठीक है। देख लेना दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, नाम थोड़े ऐसे ही हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो, ठीक है, देख लेना आप। चलिए दोस्तों, बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है, मगर 1100 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस मिलते हैं। कितनी फीट पर? 11000 फीट की ऊंचाई पर ये सफ़ेद रंग के बुरांस मिलते हैं। बुरांस वृक्ष की औसत आयु 6 से 8 मीटर होती है। बुरांस की औसत आयु कितनी होती है? 6 से 8 मीटर होती है। फूलों का खिलने का समय मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और बैसाखी पूर्ण तक ये खिल जाते हैं, ठीक है। याद रखना है, मकर संक्रांति मतलब जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये बैसाखी तक खिलकर तैयार हो जाते हैं। बुरांस को कश्मीर में आर्डवाल कहते हैं और बुरांस को हिमाचल में बुरांशो कहते हैं। बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। बुरांस वृक्ष को वन नियम 1974 के अंतर्गत वृक्ष घोषित किया गया है। संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था 1974 के अंदर बुरांस को, ठीक है। किस अधिनियम से? 1974 के अधिनियम से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड राज्य का पुष्प है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए बुरांस किस राज्य व किस राज्यों का राजकीय पुष्प है, ठीक है, तो बुरांस हमारे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है, ठीक है। बुरांस मेघालय की 3 सा कहा जाता है, तो मेघालय बुरांस को 3 सा कहा जाता है, ठीक है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 87। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। राज्य पक्षी हमारा यह है राज्य पक्षी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, मोनाल, ठीक है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोकोफोरस इम्पीजेनस। क्या नाम है? लोकोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो एक बार वीडियो को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अपना ध्यान कहीं इधर उधर ना लगाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोनाल पक्षी की 4 प्रजाति पाई जाती है। मोनाल मादा पक्षी है जबकि डाफिया नर पक्षी है। तो इसमें भी 2 प्रजाति पाई जाती हैं, एक मादा होती है और एक नर होता है, ठीक है। और जो मादा होती है उन्हें मोनाल कहा जाता है और जो नर होते हैं उन्हें डाफिया कहा जाता है, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, मोनाल का राष्ट्रीय पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल को ही कहा जाता है। पूछा जाएगा और पूछा गया भी है दोस्तों, जो हमारी
जितनी भी एसएससी की पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये 1-2 बार पूछा गया है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल था, लेकिन अब जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी हो गया है। ठीक है, मोनाल का स्थानीय भाषा में मुनियाल भी कहा जाता है। चलिए, मोनाल पक्षी काले, नीले, हरे रंग के मिश्रण के होते हैं। मोनाल की पूंछ हरे रंग की होती है दोस्तों। मोनाल का प्रिय भोजन आलू है। ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, वो आलू है, आपको याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। ठीक है, मोनाल हमारा राजकीय पक्षी मोनाल है। ठीक है, 1972 के नियम से। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। ठीक है, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष 2 बार होती है। ठीक है, जो इनकी प्रजनन की वो होती है, तो ये 2 बार होती है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलिंग होती है। चलिए, राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मोनाल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, मोनाल हमारा हिमालय का मयूर कहा जाता है। किसे? मोनाल को। ठीक है, और मोनाल पक्षी राज्य में 2500 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं या पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इनका नाम है। मोनाल को फैक्ट लिखना दोस्तों, मोनाल को फैजेंडर परिवार का पक्षी कहा जाता है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको करा दिया है। मोनाल मादा पक्षी तथा डाफिया नर पक्षी होता है। ठीक है, याद रखना है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल व मुनियाल भी कहा जाता है दोस्तों। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलू गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को जामदांग कहते हैं। चलिए, मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। ठीक है दोस्तों, ये घोंसला नहीं बनाता है, ये मैंने आपको करा दिया है। और मोनाल के सर के ऊपर मोर की भांति कलगी लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? कलगी ये लगी होती है। ठीक है, मोनाल पक्षी नीले हरे रंग के मिश्रण के, मोनाल की पूंछ में हरे रंग होता है, ये आपको याद रखना है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? वो आलू है दोस्तों। किस अधिनियम के तहत वन्य जीव संरक्षण मोनाल को संरक्षित किया गया? ये 1972 के उससे किया गया। ठीक है, 1972 में। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? ये फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये केदार घाटी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में पाए जाते हैं। फैक्ट एक और लिखना है आपको। राज्य के वन जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार मोनाल को राष्ट्रीयकृत, राज्य में मोनाल की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड में पहली बार 2008 में मोनाल पक्षी की गणना कराई गई और 2000 तक इसकी कुल जनसंख्या हो गई थी 919। ठीक है, ये फैक्ट है। चलिए, हमारी राष्ट्रीय तितली है कॉमन पिकॉक। ठीक है, और राज्य खेल है हमारा फुटबॉल, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और वाद्य यंत्र मैंने आपको करा ही दिया है दोस्तों। हाँ, राज्य तितली के बारे में मैं आपको एक चीज़ और करा देता हूँ। ये कब हमारी राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया था? तो ये 7 नवंबर 2016 में इसको राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया था। ठीक है, कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्र में 700 फीट की ऊंचाई पर मिलती है। कितनी फीट की ऊंचाई पर मिलती है आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ से पूछा जाए तो 700 फीट की ये 7000 फीट की ये ऊंचाई पर ये मिलती है। कितने फीट पर? 7000। ठीक है, और कॉमन पिकॉक का नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा
पैम्पिलियो, ठीक है, पैम्पिलियो बाइनर, ये आपको याद रखना है, पैम्पिलियो बाइनर इसका नाम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वाद्य यंत्र ढोल, इसकी मैंने आपको वो बता ही दी। 2015 में ये हमारा राष्ट्रीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था 2015 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं उत्तराखंड के जो हमारे ऐतिहासिक बिंदु हैं उनके ऊपर। इससे पहले ऐतिहासिक से जाने से पहले हम करेंगे स्टेट वाइज, मतलब डिस्ट्रिक्ट की जनगणना, ठीक है। उसके हिसाब से सबसे पहले हम लेंगे अपना स्टेट, ठीक है, स्टेटों के हिसाब से, या फिर ऐसा करते हैं दोस्तों, आज उत्तराखंड का ऐतिहासिक बिंदु भी देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज तक ना बेसिक की जानकारी के लिए ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो ऐतिहासिक बिंदु हैं हमारे, ठीक है, उत्तराखंड के पुरातत्व की खोज किसने की थी, कब की थी, किस वर्ष की गई थी, कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो उस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपको कल शाम को 9 बजे मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आज हमारी बेसिक जानकारी से थी, बिल्कुल आपको जीरो से कराया है मैंने। इसमें कोई भी फैक्ट या कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना है और मैसेज कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास हमारा टेलीग्राम ऐप नहीं है तो टेलीग्राम ऐप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी, काफ़ी अच्छे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ दी जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टों की आप कहीं से भी टेस्ट दो, पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा जितने भी UKSSC है या उत्तराखंड PCS है, वो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। यही मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और निखर कर सामने आइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।